हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में झारखंड बोर्ड मासिक जांच परीक्षा कक्षा 9 विषय इतिहास महानवंबर का फुल सॉल्यूशन यहां पर देखने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कॉपी में आंसर लिख लेते हो तो आपको 40 में से 40 अंक मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा। आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन दिख रहा है उस लाइक के बटन को आप यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो छात्रों देखिए, यहाँ पर ए नंबर में आपको सबसे पहले जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको जो है हल करना है। सही विकल्प छांटकर आपको लिखना है। तो देखिए, प्रत्येक प्रश्न जो है यहाँ पर एक एक अंक का रहेगा ए नंबर वाले में। पहले क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक का नाम था लुई 16। XBI हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। छात्रों, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है अदर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की लिंक दी गई है। आप जिस विषय का हल देखना चाहे उस लिंक पर क्लिक करके आप उस विषय का हल यहाँ पर देख सकते हैं। आइए हम यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, फ्रांसीसी क्रांति की देन है। अगला क्वेश्चन है, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 3 वर्गों में बटा हुआ था। अगला है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक जो है ऑप्शन नंबर बी, रूसो ने लिखी थी। मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले। अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर ले। अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले या उसे टाइप करके सबमिट कर दे और फ्लो ऐप 60 सेकंड्स के अंदर में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस, इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क फ्लो। इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो जस्ट नाउ डाउनलोड फ्लो। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर हम छठवां क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 1917 में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर गा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अक्टूबर की क्रांति कहते हैं, है ना। जब 1917 में जार शाही का जब पतन हो गया, वे हट गया, उसकी घटना को हम अक्टूबर की क्रांति यहाँ पर कहते हैं। अगला है, हिटलर कौन था? तो देखिए, हिटलर जो है जर्मनी का तानाशाह यानी कि बादशाह या फिर हम इसे राजा यहाँ पर कह सकते हैं, वह था। अगला है यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आपको दिया है, कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स थे, कौन थे ये? समाजवादी थे। अगला है, बस्तर कहाँ है? तो आपको बताना है बस्तर मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है या फिर ओडिशा में। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर का, छत्तीसगढ़ में। अगला 10वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। और देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। छात्रों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए। आइए हम इसके अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। तो देख छात्रों, यहाँ से आपको जो है बी नंबर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिए गए हैं। इनके उत्तर आपको लगभग 20 से 30 शब्दों में आपको देना है। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं। फ्रांस, आप लिखेंगे फ्रांस में क्रांति की शुरुआत निम्नलिखित परिस्थितियों में हुई। पहला यहाँ पर देखते हैं, मजदूरों, व्यापारियों और किसानों का शोषण होना।
और मजदूरी महंगाई दर के अनुसार नहीं बढ़ रही थी। ये जो है शीघ्र पतन के यहाँ पर कारण बन रहे थे, क्रांति की शुरुआत के तीव्र कारण थे यहाँ पर, है ना। इससे हो क्या रहा था, मजदूरों, व्यापारियों और किसानों में जो है यहाँ पर क्रांति उत्पन्न यहाँ पर हो रही थी। अगला है दूसरा कारण नए संविधान का बनना। तीसरा करों में व्यापक वृद्धि होना। चौथा खाने पीने की चीज़ों के दामों में वृद्धि। विद्यार्थियों, इसका अगला क्वेश्चन भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। लेनिन के अप्रैल थीसिस की 3 मांगें क्या थी। 12वें क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, जीविका संकट से आप क्या समझते हो। तो छात्रों यहाँ पर इसको उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। जीविका संकट नाम से स्पष्ट है। जीविका हम किससे कहते हैं, हमारी जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता होती है, हमें जब वही खतरे में पड़ जाता है ना। तो देखिए इसका सही उत्तर आप अपनी भाषण देखिए। ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ जाते हैं। न्यूनतम साधन क्या होते हैं जीवित रहने के, रोटी, कपड़ा, मकान। जब वे भी नहीं रहते हैं, उनको प्राप्त करने में भी हमारे पसीने छूट जाते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, जीविका संकट यहाँ पर कहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है ना। जो मूलभूत आवश्यकता होती है कि उसे कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, वही पूरा करने में वह असमर्थ, है ना, सशक्तहीन हो जाता है। इसी का अगला क्वेश्चन आपको दिया है, कुल अक्ष आपके समझते हैं। तो देखिए हम कोई भी एक प्रश्न यहाँ पर हल कर ले रहे हैं। 13वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। तो हम इसका अगला वाला प्रश्न का उत्तर देखेंगे, धुरी शक्तियों में कौन कौन देश थे। तो देखिए बताना है हमें धुरी शक्तियों में कौन कौन देश थे। तो देखिए सेकंड यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया 2 गुटों यानी कि 2 समुदायों में बढ़ गई थी, जिसमें मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका और रूस थे, है ना। और धुरी राष्ट्र में कौन थे, धुरी राष्ट्र में इटली, जर्मनी और जापान थे। तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन देश थे, इटली, जर्मनी और जापान थे। अगला यहाँ पर वन विनाश किसे कहते हैं। तो देखिए नाम से स्पष्ट है, वनों का विनाश होना। यदि किसी क्षेत्र में वन काटे जाए किंतु उसी अनुपात में यदि वनों की पुनर्स्थापना एवं विकास नहीं हो रहा हो तो उसे वन विनाश कहते हैं। अर्थात वन विनाश का तात्पर्य वनों में होने वाली कमी से है ना। नाम से स्पष्ट है, वनों का विनाश होना। मतलब कि देखिए कर क्या रहा है, आप वन तो काट ले रहे हैं, पेड़ पौधे तो काट ले रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे वापस से नहीं लगा रहे हो, उसकी पुनर्स्थापना नहीं कर रहे हो। इसे हम यहाँ पर वन विनाश कह सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन आपको दिया है, जैकुलिन क्लब पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छात्रों अब यहाँ पर जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रारंभ हो जाते हैं, जिनके उत्तर आपको लगभग 35 से 50 शब्दों में देना है। तो छात्रों 17वां क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं, वैज्ञानिक वानिकी से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। 3 अंक का ये क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होंगे कि 15वां और 16वां क्वेश्चन कहाँ गया, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो छात्रों 15वां और 16वां क्वेश्चन सहित संपूर्ण इसकी PDF का हल डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, आपको चले जाना है गूगल पर और सर्च करना है learnclubbyt.blogspot.com। आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी इस टाइप की। अब देखिए यहाँ पर आपको 3D डॉट दिखे रहेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है, नीचे की ओर प्ले लिस्ट खुल जाएगी। इसमें आपको झारखंड बोर्ड मंथली असाइनमेंट 2021-22 पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आप इसके PDF सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है वीडियो को पूरा देखकर पहले समझ लेना है। तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं, वैज्ञानिक वानिकी। तो देखिए वैज्ञानिक वानिकी, इसके अंतर्गत विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया, है ना। कई सारी जो प्रजाति होती है विभिन्न प्रकार के, उनके प्राकृतिक वन को काट दिया गया है तथा इनके स्थान पर सीधी पंक्ति में एक ही प्रजाति के वृक्ष यानी कि पेड़ पौधे लगा दिए गए। इसे बागान कहा गया। वन विभाग के अधिकारियों ने वनों का सर्वेक्षण कर विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्रों का आकलन किया तथा वन प्रबंधन की योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी निर्धारित किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाता था। कटाई के बाद रिक्त हुई भूमि पर पुनः वृक्ष लगाई जाए, जिससे कुछ वर्ष बाद उन्हें दोबारा काटा जा सके। अगला क्वेश्चन आपको दिया है 18वां, ड्यूमा से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ड्यूमा रूस की राष्ट्रीय संसद का नाम था। लगभग यह 1906 में अस्तित्व में आई थी। जार पर अंकुश लगाने हेतु स्थापित की गई पर कई बार बर्खास्त हुई। जार उदारवादी तथा क्रांतिकारी नेताओं को बाहर रखकर
द्वीमा में रूढ़िवादी नेता को स्थान दे दिया करते थे, मतलब कि जो उनके पक्ष में रहते थे नेता उन्हें ही यहाँ पर रखते थे। इसका अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रोपेगेंडा से आप कैसे समझते हैं, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न चालू हो जाते हैं, जिनके उत्तर आपको लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको दे देना है। तो 19वें क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला, कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर गए, क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी। तो छात्रों, इसका उत्तर हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, हम इसके अगले क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। क्या आप इस तर्क से सहमत है कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में अनेक अंतर विरोध थे, यानी कि आंतरिक विरोध थे। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं, सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश वास्तव में अंतर विरोध से घिरा था। इसका निम्नलिखित कारण है। पहले कारण यहाँ पर यह है कि मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा में कई आदर्श संगठित थे। उदाहरण के लिए, कानून केवल समाज के हानिकारक कार्रवाइयों को रोकने के लिए ही अधिकार रखता था, जबकि अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अपराधों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। दूसरा यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर कारण है, घोषणा में यह कहा गया है कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, सभी नागरिकों को इसके गठन में भाग लेने का अधिकार है और सभी नागरिक इसके समक्ष समान हैं। जबकि उस समय जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बन गया था, तब लगभग 3 लाख पुरुषों और महिलाओं को जो 25 वर्ष के आयु के अंतर्गत थे, उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं थी। तीसरा यहाँ पर दिया गया है कि अतः स्पष्ट है कि सार्वभौमिक अधिकार फ्रांसीसी समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित था और संविधान अमीर के लिए ही उपलब्ध था। अब छात्रों, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वन संरक्षण के उपायों को वर्णन करें, यानी कि वन को जो है हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं, उन्हें कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसका आपको वर्णन करना है, इनके उपाय आपके बताना है। तो देखिए, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीवन का संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित 2 उपाय किए जा सकते हैं। कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं? बहुत सारे उपाय हैं ना। पहला हम देखते हैं, सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे शिकारियों को प्रतिबंधित वन्य पशु का शिकार करने पर दंड मिलना चाहिए, है ना। ऐसे कानून बनाएं जिससे जो वन्य पशु है उसका शिकार ना हो पाए। दूसरा, राष्ट्रीय पार्क और पशु पक्षी विहार स्थापित करने चाहिए, जहाँ पर उन जो वन्य पशु है उन्हें संरक्षित करके रख सके। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति वन काटता है तो वन काटने पर रोक होनी चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति वन काटता है तो उस पर जो है मामला या फिर, है ना, कार्रवाई की जानी चाहिए। चौथा है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण, यानी कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए और रोपित पेड़ पौधे की सुरक्षा हमें करनी चाहिए। पांचवा, वनों की आग से रक्षा करनी चाहिए। प्रतिवर्ष विश्व में अनेक वन जलकर नष्ट यहाँ पर हो जाते हैं। छठवां, आखिरी भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, वनों को अधिक चराई से बचाना चाहिए, यानी कि मतलब जैसे बकरी चर रही है, गाय चर रही है ना, ये क्या चरते हैं, पेड़ पौधे चरते हैं, तो इन्हें वनों में नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार जो है हमें इन्हें जाने नहीं देना चाहिए, उन्हें चराई से बचाना चाहिए। तो छात्रों, इस प्रकार आपका यहाँ पर कक्षा 9वीं विषय इतिहास का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।